नमस्कार दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स। इसमें हमारे 21वां क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी में तापमान लगभग 4 डिग्री, फरवरी में 4.5 डिग्री, मार्च में 8 डिग्री, अप्रैल में 14, मई में 20, जून 23, 27 जुलाई में, मतलब लगभग औसत 20 के आसपास रहा है। अगर वर्षा देखें, वर्षा भी बिल्कुल ही कम है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8, 9, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र है। पहली बात वर्षा देख सकते हैं। इनमें से एक पाए जाने वाले सर्वाधिक संभावना कौन सी जलवायु में है? 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के आसपास के प्राकृतिक क्षेत्र में, उष्ण मरुस्थल प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में। देखो, हम इसको एलिमिनेट करें तो भूमध्य रेखा वाला तो वैसे ही नहीं आया, क्योंकि वहाँ तो वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मानसून प्रकार वाले में नहीं आती, वहाँ भी मानसून में भी अच्छी वर्षा होती है। 2 तो एलिमेंट हो गए। रही बात मरुस्थल की और 3 प्रकार की, अगर आप टेम्परेचर और वर्षा का आंकड़ा देखें तो इसका राइट आंसर लगेगा सी, जो कि उष्ण मरुस्थल प्रकार की जलवायु में पाई जाती है। हमारा अगर सूची में देखें तो ये चीन की दशा बता रखी है। देखो, उष्ण मरुस्थल के प्राकृतिक क्षेत्र, 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र, ये जो दशा बता रखी है वो 3 प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्रों में है। इसका राइट आंसर ए है, नहीं कि सी, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मिलान करना है। सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है और सूर्य के निकटतम ग्रह है। हमको पता है कि सौरमंडल का छोटा ग्रह बुध हो गया, बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, और सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित ग्रह है शुक्र हो गया। बुध के बाद शुक्र ही आता है, और सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। इससे आप इसको सही मिलान कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। इसमें 4 स्थान दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और इन चारों में आपको मिलाना है। एक क्या है, 2 का नाम क्या है, 3 का नाम क्या है, तीसरा क्षेत्र 4 का क्या है? अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एंडीज पर्वत है। ये क्या है? एंडीज पर्वत है। और यहाँ पे हमको ब्राज़ील की शील्ड मिलती है 2 में, क्या ब्राज़ील, ठीक है। और 3 क्या है? यहाँ पे जो गुयाना, फ्रेंच गुयाना का जो भूमि है वो संबंधित है। और 4 क्या है? ये अमेजन का क्षेत्र है, जहाँ पर अमेजन बेसिन मिलती है। अमेजन बेसिन अगर इसे मिलाएं तो 1 में एंडीज आएगा, 2 में ब्राज़ील आएगा, 3 में गुयाना, 4 में अमेजन। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक कार्बन कहाँ से अधिक होता है? हमको पता है सबसे ज़्यादा कार्बन का किस में मिलता है? एंथ्रेसाइट में मिलता है, 90 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है डी। एंथ्रेसाइट एक सघन और चमकीला कोयला है जिसमें कार्बन की उच्च मात्रा पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक हो सकती है। हमारा 25वां क्वेश्चन है। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है? पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से किसने कहा? जेम्स जीन्स ने, एच आल्विन ने, एफ हाइल ने, ओ सिमट ने। तो इसका राइट आंसर आएगा ओ सिमट, डी। ओ सिमट ने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है।
और जेम्स जीन्स ने क्या कहा था, जो पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, गैस और कणों से होती है, तो कहा था ओम शिफ्ट ने। और जो जेम्स जीन्स है इसने क्या था कहा था, पृथ्वी की उत्पत्ति की ज्वारीय परिकल्पना से हुई, ज्वार भाटे से हुई है। और एफ हाइल ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए नवतारा परिकल्पना दी थी। एफ हाइल नवतारा परिकल्पना। और ओटो स्मिथ यानी जो ओटो स्मिथ है, ये इसके अनुसार तो हमने देख लिया गैस और कणों से हुई है। लेकिन अब क्या करना आपको, दो का देखो, उसने गैस और कणों से पूछ लिया है लेकिन ज्वारीय से नहीं पूछा और नवतारा से नहीं पूछा। तो आपको याद रखना है, अगर ऐसा आता है किसी विद्वान ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय परिकल्पना से हुई है, तो उस टाइम आपको जेम्स जीन्स को आंसर लगाना है। अगर गैस और कणों से आता है तो ओ स्मिथ हो गया। अगर नवतारा परिकल्पना से पूछ लेता है तो एच हाइल हो गया। नवतारा एच हाइल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर अब पूछा इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और कणों से हुई है, वो आएगा ओटो स्मिथ यानी ओ स्मिथ द्वारा। अगर ऐसा आता है कि नवतारा परिकल्पना से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, नवतारा, तो उसका आएगा एफ हाइल फर्स्ट आता है नवतारा ये नया तारा जो हमेशा फर्स्ट आता है, एफ से फर्स्ट। अगर पूछ लेता है कि जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, वो किसने कहा, जेम्स जीन्स ने। ठीक है, हमारा 26वां क्वेश्चन है, ये धाराएं बतानी है कौन सी चली हुई है। ये अफ्रीका के आसपास का क्षेत्र है, अफ्रीका, और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। और इसमें ये धारा चली हुई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये धारा ये किसको शो कर रही है, बेंगुला फोकलैंड, कैनारी हैम्बोल्ट, एंगुलास गिनी और बेंगुला गिनी। देखो हमको पता है कि फोकलैंड यहाँ से नहीं आती, फोकलैंड तो अंटार्कटिका, उत्तरी अंटार्कटिका से आती है फोकलैंड। और हम्बोल्ट भी नहीं आती है, दक्षिण अमेरिका के आसपास से आती है। अगुलहास भी नहीं आती यहाँ से, क्योंकि ये हिंद महासागर के आसपास से निकलती है। बच गया ये शब्द बेंगुला और गिनी। ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के आसपास से चलती है अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली जो ये है वो बेंगुला है, ठंडी जलधारा। और विषुवत रेखा से गिनी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली कौन सी है, ये गिनी गर्म जलधारा। जो गिनी धारा है गर्म है और बेंगुला क्या है, ठंडी है, जो कि उत्तरी अमेरिका से ऐसे चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात दिए हैं इन्होंने और इसमें 4 जगह दी है, ए बी सी डी। इनमें से अंकित किस क्षेत्र में भारी मूसलाधार वर्षा होगी। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मूसलाधार वर्षा कहाँ होगी, डी क्षेत्र में होगी। कौन से क्षेत्र में होगी, डी क्षेत्र में। उष्ण वातागर ए के आने गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर उठती है और मंद गति से वर्षा होती है। इसके बाद विवृतांश का आगमन होता है जिस पर वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है। अगर सी पर देखें, देखो ए पर हवा गर्म होती है, ऊपर उठती है तो कुछ वर्षा होती है।
डी पे आने के बाद जो बी के आने के बाद स्थिति क्या होती है, शांत हो जाती है, वर्षा रुक जाती है, आकाश साफ हो जाता है। इसके बाद डी शीतागर का निर्माण होता है, जिससे तापमान गिरने लगता है और तेजी से हवा उठने लगती है, जिससे मूसलाधार वर्षा होती है। और सी वृत्तांश में भी आकाश साफ होता है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, डी में होती है। तो राइट आंसर इसका डी आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तापमान दिया हुआ है और वर्षा दी हुई है। तापमान तो 6, 6, 7, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 15, 13, 11, 8, 9, और वर्षा भी बिल्कुल कम है, 14, 15, 10 के आसपास वर्षा है। यह किस जलवायु को संदर्भित करती है? सेंट लॉरेंस जलवायु, चीन प्रारूप, पश्चिमी यूरोप प्रारूप और भूमध्य प्रारूप, भूमध्य सागरीय प्रारूप। अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है और वर्षा भी ज़्यादा नहीं है, तो ये है पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप। जो आंकड़ा है पश्चिमी यूरोपीय प्रारूप को प्रदर्शित करता है। इसे पश्चिमी समुद्री तटीय जलवायु भी कहा जाता है। यह दोनों गोलार्धों में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य अवस्थित होता है और यह जलवायु क्षेत्र दक्षिण में भूमध्य जलवायु, पूर्व में महाद्वीपीय शुष्क जलवायु और उत्तर में अर्ध आर्कटिक जलवायु से घिरा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित चीजों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है? देखो इसने 4 स्थिति दे रखी है, M1, M2, M3, M4। देखो ये स्थिति और ये स्थिति में तो ज्वार बिल्कुल कम आएगा क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है। अब ऑप्शन बच गया M2 और M3। देखो अब यह जल है पृथ्वी पर, तो ये आकर्षण खींचेगा और ये सूरज भी खींचेगा। सबसे ज़्यादा कहेगा M4 पे उच्च ज्वार की स्थिति दिखाई देगी। इस स्थिति में पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य एक सीध में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये चंद्रमा इस साइड हो और सूर्य इस साइड हो तो उस टाइम में ज्वार ऊंचा आएगा, लेकिन अपोजिट होने के कारण थोड़ा उसे M4 की तुलना में अपेक्षाकृत कम ही ज्वार की उत्पत्ति होगी। इसका राइट आंसर है M4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन है, इमारती लकड़ी दी हुई है और देश दी हुई है। देवदार, डगलस फर, महागोनी, सागौन कहाँ मिलते हैं? म्यांमार में, कनाडा, मैक्सिको, होंडुरस। आपको याद रखना है जो देवदार है वो कनाडा में मिलता है। देवदार कहाँ मिलता है? कनाडा में, एक का 2 आएगा। और डगलस फर मैक्सिको में मिलता है, डगलस फर मिलता है मैक्सिको में। और महागोनी कहाँ मिलता है? होंडुरस में, महागोनी होंडुरस में। और सागौन बच गया म्यांमार में। आपको याद रखना है, लेकिन इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यामोत्तर में दिखाई देती है? जब सूर्य निकलता है तो पहली किरण कहाँ निकलती है? हमको पता है कि जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर आएगा डी। जो भारत की पहली किरण है अंडमान निकोबार के काथाल द्वीप पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? काथाल द्वीप पर, जो कि 92.30 ईस्ट में पड़ता है। देखो भारत की पोजीशन कैसी है, यहाँ ईस्ट में, न कि वेस्ट। अगर इस साइड होती भारत की पोजीशन तो वेस्ट आता, अगर इस साइड है तो ईस्ट आएगा। 92.30 ईस्ट। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में ज्वार भाटा अत्यंत आवश्यक होता है। पहला ठीक है, सामान्य कथन है। उच्च ज्वार भाटा बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने और निकालने में योग्य बनाता है। बिल्कुल सामान्य कथन है, सही है।
ज्वार भाटा बंदरगाह में साधन रोकता है, और ये भी सही है। और कांडला डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी सही है, कांडला और ज्वारीय बंदरगाह। ज्वार भाटा नौ संचालन में एक मतलब संचालन के लिए उत्तम है। उच्च ज्वार भाटे में पोताश्रय में पर जहाजों के आगमन और निष्कासन में सहायक होता है। कांडला डायमंड ज्वारीय पोताश्रय है। डायमंड पोताश्रय हुगली नदी पर स्थित है, जबकि कांडला कच्छ की खाड़ी के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट, तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये उत्तर दक्षिण दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, और ये देखो पहला कथन देखते हैं, जो 40 होती है, 50 होती है, 60 होती है, गरजता 60, चीखता 50, ये क्या है, सभी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, न कि उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला एलिमिनेट करते हैं, हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है 2, 3 और 4। अगर हम पढ़ते हैं, ये बड़ी और स्थिरता से, बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, ये सही है। इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ये भी सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर सम्मिलित रहते हैं, ये भी सही है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर सम्मिलित रहते हैं। खराब मौसम भी रहता है, वर्षा भी होती है, और इसकी दिशा कैसी होती है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक तूफान जैसा इंगित होती है। एकदम गिरावट तो मतलब क्या होता है, जिसमें वायु दाब कम हो गया, वायु दाब एकदम कम होने का मतलब तूफानी मौसम, तूफानी मौसम, क्योंकि बैरोमीटर का जो जो मानक है वो नीचे गिरता है, क्योंकि वायु दाब कम हो गया, जितना ऊपर चढ़ता है वायु दाब उतना ही ज़्यादा होता है। अगर वो एकदम नीचे गिरता है, इसका तूफानी मौसम आएगा। तो वायु दाब कम किस टाइम होता है, जिस टाइम हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है। तो राइट आंसर आ गया ए। नेक्स्ट हमारा 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अरस्तु, कोपरनिकस, टालमी और स्ट्रैबो। इसका राइट आंसर है ए। अरस्तु ने कहा था सबसे पहले गोलाकार है। अरस्तु ने 340 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक स्वर्ग में कहा था कि पृथ्वी गोल है। स्वर्ग पुस्तक किसने लिखी, अरस्तु ने। इसमें ही पृथ्वी को बताया था अरस्तु ने। नेक्स्ट हमारा 36वां क्वेश्चन, यदि एक प्रेक्षक तारे को अक्ष से लंबवत उठते देखता है, यदि एक प्रेक्षक तारे को अक्ष से लंबवत उठते देखता है, तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर। इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर खड़ा कोई प्रेक्षक को तारे की स्थिति अक्ष से लंबवत प्रतीत होती है, क्योंकि खगोलीय भूमध्य रेखा भौमिक भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर खींचा गया है, काल्पनिक वृत्त है। यह ध्रुवों से हमेशा 90 डिग्री पर होता है। सभी तारे खगोलीय भूमध्य रेखा के समांतर विचरण करते हैं। इस कारण अगर प्रेक्षक विषुवत रेखा पर खड़ा होता है तो उसको कोई भी तारा अक्ष से लंबवत उठते हुए दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। ठीक हो सकता है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण समाप्त होता है। ठीक हो सकता है।
परतदार चट्टानों में जीवाश्म होती है, ठीक हो सकता है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ठीक हो सकता है। इसका मतलब सभी चारों कथन सामान्य है, तो इसका सभी कथन सही है। अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में कथन सामान्य लग रहे हैं तो सही ही मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें कुछ फैक्ट जैसे या कुछ और आंकड़ा देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारा 38वां क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, कहाँ पे नहीं होते? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरिबियन सागर में और कैस्पियन सागर में। तो इसका राइट आंसर है बाल्टिक सागर, जो अटलांटिक सागर के साथ लगता है, जो कि नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया इस क्षेत्र में है, उसमें ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। आपको क्या देखना है? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता। बाल्टिक सागर में क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार का संबंध प्लेट के किनारों के अभिसरण एवं अपसरण से होता है। यहाँ कोई प्लेट न तो अभिसरित होती, नहीं अपसरित होती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, क्वार्टरजीट कायांतरित होता है, क्वार्टरजीट कायांतरित होता है चूना पत्थर से, ऑब्सीडियन से, बलुआ पत्थर से और सेल से। तो इसका राइट आंसर है बलुआ पत्थर से। अगर संगमरमर पूछ लेता है, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? चूना पत्थर से। संगमरमर किसका है? चूना पत्थर से। अगर क्वार्टरजाइट पूछ लेता है तो वह है बलुआ पत्थर से। जो क्वार्टर, जो बलुआ कटोरा होता है बलुआ, उसमें क्वार्टर शराब आती है, जिसको याद रख सकते हैं, बलुआ क्वार्टर से संबंधित है। और संगमरमर वो चूना पत्थर से। अगर आप किसी के साथ संग रहते हैं तो वो आपको चूना लगा देता है। और सेल से क्या बनती है? मैं अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेल से स्लेट का निर्माण होता है। कोयले का अगर रूपांतरित रूप देखें तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप देखें नाइस। बेसाल्ट का रूपांतरित रूप देखें, कांतरित रूप देखें एम्फीबोलाइट। गैब्रो का देखें तो सर्पेटाइन और स्लेट का देखें तो सिस्ट। आपको याद रखने हैं, चट्टानें दी होंगी और उसका कांतरित रूप बताना है। जिस प्रकार बलुआ पत्थर से हमने देखा क्वार्टजाइट बनता है, चूना पत्थर से देखा संगमरमर बनता है, सेल से स्लेट बनता है, कोयला से ग्रेफाइट बनता है, ग्रेनाइट से नाइस बनता है, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट बनता है, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है, स्लेट से सिस्ट बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। पहले है एसफाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनलिक अपरदन। ये बिल्कुल सही है। असफाल अपरदन होता है जिस प्रकार कोई बूंद पड़ती है मिट्टी में तो छोटा सा अपरदन होता है। उसके बाद परत अपरदन होता है, उसके बाद रील अपरदन होता है, उसके बाद अवनलिका अपरदन होता है। अगर आप देखें असफाल अपरदन को सप्लेश अपरदन भी कहते हैं। सप्लेश वर्षा द्वारा उत्पन्न कीचड़ और मृदा के छोटे कणों की गति को सप्लेश या असफाल अपरदन कहते हैं। सीट अपरदन में क्या होता है? जब वर्षा द्वारा मृदा के ऊपरी हिस्से कणों को हाथ से टूटना, एक निर्धारित अपवाचन तल में उसका परिवहन होता है। रील अपरदन का विकास पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी जलधाराओं से होता है, मतलब पतली पतली नालियां बन जाती हैं। और जो अवनलिका है वही रील ज्यादा विस्तृत चौड़े क्षेत्र में फैलने लगती है। तो सफाल, परत, रील और अवनलिका। हमारा क्वेश्चन ये तो आपको याद रखने हैं। एक मौसम के अंदर दिया है, वर्षा दिया है, टेम्परेचर है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 मतलब 15 लास्ट है, 12, 13 के आसपास टेम्परेचर है और वर्षा बिल्कुल कम है। औसत तापमान है 12 डिग्री, औसत वर्षा है 52 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से जलवायु प्रतिरूप वाले प्रदेश को पहचानिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश, मानसून प्रदेश और
तो पानी प्रदेश है, और उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ये जो आंकड़े हैं ये भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंधित है। हमारा क्वेश्चन है 42वां। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। कारण क्या है? लघु ज्वार भाटा विपरीत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र समय होता है। तो इसमें कथन सही है, लेकिन इसका ये क्या नाम है, ये कारण गलत है। लघु ज्वार भाटा के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर होता है और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, ये कथन सही है। लघु ज्वार भाटा विपरीत ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र को नहीं आता, बल्कि यह कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 7वीं और 8वीं को आता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा या अमावस्या को सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहते हैं। सीध में मतलब सिजगी। तब सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति से विपरीत और दीर्घ ज्वार उत्पन्न होते हैं। ऐसा महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय और अमावस्या के समय। तो लघु ज्वार किसके मात्रा जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। हमारा 43वां क्वेश्चन है, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभा मंडल सतरी मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ कपासी मेघों के हिमसपटों में और पक्षाभ मेघों के हिमसपटों में और सतरी मेघों के धूलकणों में। यह आपको याद रखना है। जो सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर है सी, पक्षाभ मेघों के हिमसपटकों में। पक्षाभ मेघों के हिमसपटकों में। पक्षाभ मेघों के हिमसपटकों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। देखो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन एक से लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? बी ऑप्शन में है पक्षाभ कपासी मेघों के, इसका पक्षाभ मेघों के, तो इसका राइट आंसर सी आएगा, पक्षाभ मेघों के हिमसपटकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं, ये तो सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर रूपण द्वारा प्रभावित होती हैं, भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो पहला कथन देखते हैं, महासागरीय धाराओं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है, ये गलत है, क्योंकि धीमी जो महासागरीय धाराएं हैं जल की धीमी गति नहीं होती, बल्कि तीव्र गति से प्रभावित होती हैं। बाकी तीनों का ना सही है। हमारा 45वां क्वेश्चन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 4 मुख्य ऋतुओं में विभाजित होता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में अधिक वर्षा होती है। चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है। और उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि विभिन्न जलवायु के ऊर्ध्वाधर अनुक्षेत्र वर्गीकरण को संदर्भित करता है। देखो हम बताते हैं आपको, भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में जो ऋतु है 4 प्रकार की नहीं होती, बल्कि 2 प्रकार की होती है। इसके अंदर पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अगर पहला एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर वैसे ही आ जाता है डी, 3 और 4। अगर देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों में वर्षा होती है, ये भी गलत है, क्योंकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में गर्मियों की बजाय सर्दियों में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जो हमारे भारत में पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है, वही भूमध्य सागर से लाई गई आर्द्रता होती है। लेकिन जो 3 और 4 चीन की तरह की जलवायु में पूरे वर्ष वर्षा होती है, ये सही है।
उष्ण कटिबंधीय उच्च भूमियां विभिन्न जलवायु के उद्राउद्र क्षेत्र वर्गीकरण को प्रदर्शित करती है। ये भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा उष्ण कटिबंधीय सदा पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, टुंड्रा, इनको इनकी पारिस्थितिक वर्गीकरण की धवलता परिणाम का घटता क्रम बताना है। घटता क्रम सबसे ज्यादा धवलता परिणाम होता है एल्बिडो। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम 40 से लेकर लगभग सभी ज्योग्राफी 5-7 वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।